अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो? बीजेपी से टिकट मैं नहीं लड़ूंगा उनके चुनाव पर। नहीं, ये उम्र का प्रभाव है, या उनकी उम्र हो गई, अब रिटायरमेंट लेने की हो गई है, वो अब रिटायरमेंट ले राजनीतिक से, और घर में अगर टिकट आपको नहीं मिलता है तो उसी जनता के बीच आप जब निर्दलीय जाएंगे तो फिर आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। फिर सरकार की स्थिति क्या है, अभी बजट आई है, उस बजट को भी देख लीजिए, बिहार को क्या मिला है। बिहार को कुछ भी नहीं मिला, बिहार की जनता को ठग रही है, हमारे मुख्यमंत्री को जो है लल्ला कह के पुकारा जा रहा है। ये बात बताइए कि लालू जी को आप पसंद करते हैं, अंबेडकर जी को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष कहते हैं, आप क्या मानते हैं? आपको काम ही करने नहीं दे जा रहा है यार, आप काम ही नहीं करेंगे। हमारे ये मोदी सरकार में बताइए कितने रोजगार मिले हैं। मैं भीमराव अंबेडकर को, उनके बाद मैं लालू जी को ही अपना आदर्श मानता हूँ। तेजस्वी जी को अच्छा मानते हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे नेता हैं, युवा हैं। आप उनके 17 महीने के कार्यकाल को देखें, उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो पूर्णिया और आसपास के ज़िलों में परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके पिताजी के कार्यों को भी लोग जानते हैं, उनके नाम से भी परिचित हैं। हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन उनके कामों का अभी भी चर्चा प्रायः होती ही रहती है। हमारे साथ मौजूद हैं विशेष बातचीत के लिए समाज सेवी बूचन यादव के पुत्र साहिल सौरभ जी, जो इन दिनों समाज सेवा में काफ़ी एक्टिव है, लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इन्हीं से खास बातचीत हम आज करेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी को जो देख रहे हैं उनको मैं नमस्कार। अच्छा, आपसे साहिल सौरभ जी जानना चाह रहे हैं कि इन दिनों आप लगातार एक्टिव हैं समाज सेवा में और भी कई कामों को लेकर के। क्या आप राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं या फिर समाज सेवा आपका ऐसे ही हो रहा है? देखिए, हम तो जैसे आप बोल रहे हैं राजनीतिक में कदम, मैं तो राजनीति में पहले से ही हूँ, और मैं समाज का, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं समाज के लोगों का मदद करूँ, लोगों के बीच रहूँ, लोगों का जो दुख दर्द है उसको मैं, उसका जो समस्या है उसको हल करने का मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, हमेशा समाज के बीच रहता हूँ। अच्छा, पहले से भी आप राजनीति में हैं, आप वहाँ आपकी मम्मी भी कुछ पद को संभाल चुकी हैं, आप भी, आपके पिताजी भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं। विधानसभा चुनाव निकट दिनों में है, क्या आपका इरादा विधानसभा चुनाव लड़ने का है? मेरी माँ अभी वर्तमान में पूर्णिया जिला की गौरीपुर पंचायत है, वहाँ की मुखिया है, और मेरी पत्नी बराकोठी प्रखंड की उप प्रमुख है। मतलब जब से ये पंचायत चुनाव स्तरीय होते आए हैं तो हमारे ही घर में आज मुखिया बनते आए हैं। मैं जनता का सेवा हमेशा करता आया हुआ हूँ। जो आप कह रहे विधानसभा चुनाव के बारे में, तो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इसके लिए मैंने दावेदारी भी पेश किए हैं। मेरे मधेपुरा और पूर्णिया का मैं बॉर्डर पे आता हूँ, और मेरे सटे हुए विधानसभा बिहारीगंज आते हैं। जो मैं विधानसभा में हूँ वह हरिजन क्षेत्र है, वहाँ से, इसलिए मेरा कार्यकाल जो है बिहारीगंज क्षेत्र, मतलब अभी मैं बिहारीगंज में ही मेहनत कर रहा हूँ। बिहारीगंज आपको लग रहा है कि वहाँ आप बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे, लोगों के बीच जा रहे हैं, चूँकि आरक्षित सीट नहीं है तो आप वहाँ लड़ सकते हैं? हाँ, वहाँ मेरा बॉर्डर एरिया है, और मेरे पिताजी का कार्यकाल हमेशा बिहारीगंज क्षेत्र ही रहा है। वहाँ के जनता से मुझे हमेशा प्यार मिलता रहता है, वहीं से जो जनता है आवाज़ देते, मुझे बुलाते हैं, और वहीं के लोगों की आवाज़ है कि आप बिहारीगंज विधानसभा से आइए, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, आप लगातार घूमते हैं, देखते हैं कि आप गांव के बीच में जाते हैं, महिलाओं के बीच में जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, तो लोग फूल माला पहनाकर आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करने के साथ साथ आपको कुछ समस्याएं भी सुनाते होंगे लोग कि हाँ, इस तरह की समस्या हमारे साथ हैं। हम सबों के बीच जाते हैं, हम गरीब का बेटा है, हम गरीबों के बीच में रहना चाहते हैं, इसीलिए लोग हमसे स्नेह रखते हैं। और समस्याएं की बात है तो आप भी घूमते ही होंगे, और हम भी देखते ही हैं जो समस्याएं अभी चल रही है, कि जब किसी से बात होती है तो अभी सरकार ने इंदिरा आवास की एक योजना चलाई है, जो कि नाम जुड़ने का,
इसमें सरकार योजना तो चला दी धरातल पे, लेकिन इसके नाम पे सरकार मतलब जो है जनता से वसूली हो रही है नाम ऐड करने के। इसी तरह के जो भी समस्याएं शौचालय के हो जाती है, आम समस्याएं हैं, जो कि आदमी को शौचालय बना लिए हैं लेकिन पेमेंट नहीं आ पा रहा है खाता उनके खाते में। वृद्धा पेंशन है, जो वृद्धा पेंशन तो मिल रही है कुछ आदमी को, जो लेने के लायक है उन्हें वृद्धा पेंशन भी नहीं मिल रही है। और ये सरकार 400 रुपये देती है, जिनसे उनका ना कुछ 400 रुपये में आप एक धोती भी वो अपने या महिला एक पल्ला साड़ी भी नहीं पहन के खरीद सकती है। ये 400 एक सरकार का ये दिखावा है कि मैं आपको वृद्धा पेंशन दे रहा हूँ, जिसके नाम पर सरकार ठग रही है जनता को। जनता को सरकार वृद्धा पेंशन बाकी योजनाओं के नाम पर ठग रही है, आपने ये बातें कही, लेकिन उसी लोगों को फिर से वोट भी दे दिया जाता है, वही फिर 20 साल से मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। अगर वो जनता को ठग रही है सरकार, तो वैसे लोग फिर वापस कैसे आ जा रहे हैं? देखिए, अब तो पहले कुछ और बातें थी, अब जो है आदमी अब एक्टिव हो गए हैं, सारे आदमी को सारा जानकारी हो गई। पहले लोगों के लोग भ्रमित में आकर कर लेते थे। आप तो अभी देख रहे सरकार की स्थिति क्या है। अभी बजट आई है, उस बजट को भी देख लीजिए, बिहार को क्या मिला है। बिहार को कुछ भी नहीं मिला। बिहार की जनता को ठग रही है। हमारे मुख्यमंत्री को जो है लल्ला कह के पुकारा जा रहा है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री और जितना हमको लगता है प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री का कार्यकलाप जो है सेम ही रहा होगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को लल्ला कह के बुलाया जाता है। तो इसे समझ सकते हैं कि हमारे बिहार की जनता को क्या सम्मान मिल रहा होगा। यानी कि जब मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं है केंद्र सरकार की नज़र में, प्रधानमंत्री की नज़र में, आप जो कहना चाह रहे हैं, तो फिर बिहार की जनता की सम्मान कैसे हो सकती है? यही बात कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, हम यही बात कहना चाह रहे हैं। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई मान सम्मान नहीं है, तो फिर बिहार की जनता का क्या मान सम्मान होगा? लेकिन मुख्यमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि अब मोदी जी हमको बहुत सम्मान दे रहे हैं, हम उनके साथ हैं, साथ ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, अब अंदरूनी क्या बात है, लेकिन जो हम लोगों को दिख रहा है ये तो हम नहीं बता सकते। आप भी देख रहे होंगे कि मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री को कितना इज्जत दे रहे हैं, या अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को ऐसा होता तो हमारे बिहार को विशेष पैकेज भी मिलती और हमारे आम जनता को यहाँ राहत भी मिलती। लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा धरातल पे कि हमारे बिहार के लिए कुछ प्रधानमंत्री जी अलग कर रहे हैं। अच्छा, बिहारीगंज में आप जब घूमते हैं तो बिहारीगंज के जो लोग हैं वो कुछ लोकल समस्याओं को भी उठाते हैं कि वहाँ क्या क्या दिक्कत है, जैसे कहीं पुल की ज़रूरत हो, कहीं नाली की ज़रूरत हो, कहीं कुछ और आवश्यकता हो, इस तरह की समस्याएं उठाते हैं लोग? जब मैं बिहारीगंज घूमता हूँ तो वहाँ लगता ही नहीं कि कोई नेता या विधायक गण हैं। वहाँ जब आप भी चलेंगे मेरे साथ, आपको भी हम दिखाएंगे ऐसे ऐसे बस्ती है जहाँ की पूरा बस्ती में एक भी पक्का घर नहीं है। कल मैंने भ्रमण कर रहा था, कल शाम को मैंने पदयात्रा किया था। एक गंगापुर पंचायत है, वार्ड नंबर 5, उसमें एक भी पक्का का घर नहीं है, मैंने देखा। और रास्ते जाने में इतनी कठिनाइयाँ हैं कि एक गाड़ी जब जाएगी दूसरी गाड़ी नहीं आ सकती है। मतलब हर घर लगता ही नहीं कि वहाँ, और जनता के वहाँ जब पूछते हैं तो वो लोग कहते विधायक जी को तो हमने पहचानते ही नहीं है, सिर्फ नाम जानते, वो कभी आते ही नहीं है। हम लोग अपनी समस्या किनको बताएंगे? अरे 10 साल से वो विधायक हैं तो लोग उनको जानते भी नहीं हैं। नहीं, अभी हमने तो यही रिस्पांस लिया है। आप भी चलेंगे मेरे साथ तो आप भी देखेंगे, बिहारीगंज के जनता से बात करेंगे तो पता चलेगी आपको भी। यानी कि लोगों की ये शिकायत है कि बैनर पोस्टर पे काम करने की बात छोड़िए, उनका दर्शन भी नहीं हो पाते। वो सिर्फ बैनर पोस्टर पे आते हैं, दर्शन भी नहीं होता है। बहुत लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं उनके। अच्छा, ये बताइए कि साहिल सौरभ जी, मधेपुरा, पूर्णिया और आसपास के जो क्षेत्र हैं, इसमें अपराध की क्या स्थिति है? अभी तो अपराध नियंत्रण में है। अभी तो अपराध छोटी मोटी तो हो रही है, लेकिन अपराध अभी नियंत्रण में है, यही हम कहेंगे सरकार के इसमें। अपराध नियंत्रण में है। अच्छा, शराब, स्मैक, ये सब की बिक्री पूरी तरह से बंद है या फिर कुछ ना कुछ हो रहा है? ये बेहतर आप जानते होंगे कि शराब और स्मैक, शराब तो अभी होम डिलीवरी है। ये तो अभी शराब पूर्ण रूपेण बंदी नहीं है, लेकिन होम डिलीवरी अवेलेबल है। सबको अब कॉल जाएगा तो उसके घर पे शराब पहुंच जाएगा। स्मैक, आप देख रहे हैं युवा पीढ़ी को, स्मैक जो है हर युवा पीढ़ी, लमसम हमको लगता है 40% युवा पीढ़ी स्मैक के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं। घुसखोरी का क्या मंजर है?
घूसखोरी तो सरकार का, ये वसूलदार जो लोग बैठे हैं सरकारी कुर्सी पर, ये तो चरम सीमा पर है। यहाँ तो इनका तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। हर चीज़ के लिए अगर आप ऑनलाइन एक फॉर्म भी अप्लाई करने जाएंगे तो उसमें भी घूस, जाति निवास लेने जाएंगे उसमें भी घूस। मतलब सरकार की ऐसी कुछ भी नहीं है जो कि बिना घूस का कोई काम होता है। मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार इन सरकार में चरम पर है। सरकारी अफसरों का बोलबाला है, आम जनता का, पब्लिक का बिना पैसा का कहीं नहीं सुना जा रहा। बिना पब्लिक को बिना पैसा का पूछने को आदमी तैयार नहीं है। नेताओं का सुना जाता है क्या? अब तो हम तो अपना बात करते हैं, हम भी अभी है, लेकिन हमारा तो सुना जाता है और नेताओं का तो हमको नहीं लगता कि सुन रहे होंगे। तब इस तरह सरकारी जो है अफसर इतने मन बढ़ू हो गए हैं, इतने ये हो गए हैं। वहाँ के जो विधायक हैं आपके बिहारीगंज के, अफसरशाही बढ़ा हुआ है उस क्षेत्र में। आप जिस तरह से बता रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, स्मैक बिक रहा है, युवा प्रभावित हो रहे हैं, इतनी समस्याएं हैं। अच्छा ये बताइए कि रोजगार वगैरह मिल रहा है लोग? रोजगार तो आप देख ही रहे, सरकार रोजगार कितनी निकाल रही है कि रोजगार कितना बिहार में है, जो जिस वजह से हमारे जो है बिहार के आदमी बाहर के लिए पलायन हो रहे हैं। बाहर में हमारे बिहारी कह के कितने इज्जत मान सम्मान दिया जाता है। यही बेरोज़गारी के कारण हम लोगों को, बिहार वाले को, हम अदर स्टेट में मान सम्मान नहीं दी जाती है। लेकिन इस पर हमारे जो सरकार है इस पर कोई विचार नहीं करती है। इस पे कोई विचार नहीं कर रही है। थोड़ा सा आपके पिताजी के इस पे जाते हैं, कार्यकाल पे जाते हैं, उनका काफ़ी नाम रहा था, लोग काफ़ी अभी भी चर्चा करते हैं। उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? आप उनके पुत्र हैं। जी, मेरे पिताजी का आप अगर घूमेंगे भी मेरे क्षेत्र में, आप जाएंगे भी तो मेरे पिताजी के बारे में पूछेंगे, वे हमेशा गरीब के मसीहा थे और गरीबों की मदद करते थे। हमारे जो गरीब की बेटियां होती थी उनका शादी करवाना, उनका जो समस्याएं होती थी उनको दूर करना ही हमारे पिता का मुख्य उद्देश्य था। जब मुख्य उद्देश्य वही था तो काफ़ी केस मुकदमा भी उन पे रहा, आपराधिक मामले भी रहे। आपराधिक मामले उन पर रहे, लेकिन देखेंगे कि उन सारे मुकदमे में जो मुकदमा तो उन पर झूठा सा होता रहा और सारे मुकदमे में उन्होंने बरी हो गए थे। सारे मुकदमा में उन्होंने बरी होकर बाहर आए हुए थे। अच्छा, उनके निधन से पहले उन पर बम से भी हमला किया गया था। आखिर कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ किसी के साथ उनका विवाद ज़्यादा था, तभी तो इस तरह की बातें हुई। जी, विवाद तो था, उनका विवाद था, उसी कारण से ये बमबाजी भी हुई थी। वो सब तो दूसरी वो बातें खत्म हो गई है। जी, अब वो बातें सब खत्म हो गई है। लेकिन उसी क्रम में कुछ आप पे भी आरोप लगा था, तो लोग इसका भी चर्चा करेंगे ना कि चुनाव आ रहा है तो आप तो... मैं बता दूं कि मुझ पर ट्रिपल मर्डर का आरोप लगा था, जिस पर मैं बरी हो चुका हूं। मैं बरी हो चुका हूं। बरी हो गए हैं, लेकिन जुबान में देखिए, गलत आरोप तो लगते ही हैं। मुझ पर गलत आरोप लगाया गया था। मैं हमेशा बाहर रहा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मैं किसी ये गंदी माहौल से कभी भी मतलब नहीं रखा था। अच्छा, ये बात बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, कितनी आपने पढ़ाई की है? देखिए, मैं जो है अपनी पूरी पढ़ाई बाहरी संस्थानों से किया। दिल्ली से मेरी आकाश इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ा है और मैंने 12th भी CBSE बोर्ड से किया है और मैं इंजीनियरिंग भी किया हूँ सिविल से। तो अच्छा, इंजीनियरिंग भी आप किए हुए, तब तो आपको जानकारी बहुत है और आपके ऐसा आदमी समाज सेवा में है तो निश्चित रूप में जिम्मेदारी मिलने के बाद काम और बेहतर होगा, ये आप मानते हैं? मैं जनता का जब मुझ पर भरोसा होगा तो मैं अपने कार्यकाल को उन्हें दिखाऊंगा कि मैं उनसे बेहतर जरूर करूंगा। अच्छा, आप निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से लड़ेंगे या फिर कैसे, क्या मना है आपका? देखिए, अभी तो मैं कोई पार्टी का ये नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा सबसे बड़ा पार्टी जनता भगवान है। वो जिस पार्टी से कहेंगे मैं उस पार्टी से आऊँगा। मतलब पार्टी से भी आ सकते हैं, अगर पार्टी से टिकट नहीं मिली तो आप निर्दलीय भी निश्चित चुनाव लड़ेंगे? हाँ, अगर पार्टी टिकट किसी पार्टी से नहीं आए तो जनता भगवान का अगर ये होगा कि नहीं, किसी पार्टी, देखिए पार्टी तो बहुत सारी है, किसी ने कोई ना कोई पार्टी आपको टिकट दे देगी, लेकिन एक जो वेल नोन पार्टी है वहाँ से मिलेगी तभी टिकट मिलेगी तभी चुनाव लड़ेंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ चुनाव में जो आ जाती है कि हमारे टिकट से लड़ जाइए? नहीं, देखिए, अभी तक हम लोगों ने महागठबंधन के लिए ही काम किया है इसीलिए मेरा पहला चॉइस तो महागठबंधन ही होगा। अगर उन्होंने टिकट नहीं देते हैं
तो फिर मैं जनता भगवान की पार्टी से आऊँगा। अच्छा, पहला चॉइस आपका महागठबंधन है। जी, मेरा पहला चॉइस महागठबंधन है। अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो? बीजेपी से टिकट मैं नहीं लड़ूंगा उनके चुनाव पर। उनके बीजेपी से नहीं लड़ेंगे? जी नहीं। यानी कि महागठबंधन में आपको आरजेडी से मिल जाए या कांग्रेस से मिल जाए या महागठबंधन में जो पार्टियां शामिल है उनमें से किसी से मिल जाए तो आप लड़ेंगे? जी, मैं अगर इन सब से महागठबंधन में किसी पार्टी से मिल जाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अन्यथा आप निर्दलीय लड़ेंगे? जी, अन्यथा मैं निर्दलीय लड़ूंगा। आपको लगता है कि मेहता जी को आप हरा पाएंगे वहाँ? देखिए, हम थोड़ी हराएंगे, मैं तो खुद भी उस विधानसभा का वोटर नहीं हूँ, जनता हराएगी उन्हें। जनता, अगर जनता आपका आत्मविश्वास ये कहता है कि आप अगर खड़े हो जाएंगे तो जनता उनको नकार देगी और आपके साथ आ जाएगी? हाँ, मेरा विश्वास कहता है। मैंने जनता के बीच इससे विश्वास से जा रहा हूँ, उनका विश्वास जो मैं देख रहा हूँ, उनका स्नेह जो मेरे प्रति देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं जनता भगवान उन्हें इस बार हरा देंगे। अच्छा, अभी तक आपने उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया? अपने स्तर से कुछ किया है? मैंने हमेशा गरीबों के बीच रहा। मैंने गरीबों के यहाँ जाना, उनके शादी में आना, मैं गरीबों का मदद करना मैं हमेशा करता हूँ, जहाँ तक मेरा प्रयास बन रहा है। ऐसा भी तो आप करते होंगे कि बहुत सारी समस्याएं हैं तो समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते होंगे, अधिकारियों से मिलते होंगे या जनप्रतिनिधियों से मिलकर कहते होंगे उसको दूर करिए। ऐसा कभी आपने किया? हाँ, बहुत सारे किए। बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जिन्हें कि कभी कोई पंचायत होता है जैसे ज़मीनी जगह का जो नहीं हो पाता, मैंने पंचायत स्तरीय से भी उन लोगों का सॉल्व किया है। कुछ आदमी का जो दिक्कत होती है, किसी का राशन कार्ड जो कि मुझसे हो सकता है, मैं उस वहाँ के मुखिया जी को भी कॉल करके, हम उनके लिए, उनके पदाधिकारी को भी कॉल करके उनके लिए हम हमेशा मदद करने का काम किया। अच्छा, किसी को जिताने में युवाओं की, महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। युवाओं का विश्वास आप पर जगा है? बिहारीगंज क्षेत्र में महिलाओं का विश्वास जगा है आप पर? विश्वास जगा नहीं है, विश्वास उन लोगों ने मुझ पर कर लिया है। इसीलिए उन लोगों ने, मैंने खुद वहाँ पे उम्मीदवारी घोषित नहीं किया। हमारे साथ जो युवाएं हैं, हम महिलाएं हैं, माताएं हैं, उन लोगों ने ही हमको प्रोत्साहन दिया कि आप यहाँ से विधायक का उम्मीदवार होइए, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा, राजनीति में आप किसी को आइडियल मानते हैं कि ये व्यक्ति का जो आइडिया है, उनका जो रास्ता है, उनको अपनाने की ज़रूरत है बिहार या नेशनल लेवल पे किसी को? मैं भीमराव अंबेडकर को, उनके बाद मैं लालू जी को ही अपना आदर्श मानता हूँ। अच्छा, पहला भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, दूसरा लालू जी को मानते हैं। क्या खासियत दिखता है इन लोगों में? ये इनका खासियत, ये गरीब के नेता हैं। इनमें कभी कोई जो है, मतलब इनमें कोई घमंड नाम की चीज़ें नहीं है। ये गरीब के नेता है, इसलिए मैं भी गरीब का ही नेता बनना चाहता हूँ, गरीब का बेटा बनना चाहता हूँ। इनमें कभी जो है, अभी के नेता को देखेंगे कि वो किसी से बात करने के लिए उनसे बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन हमारे माननीय लालू जी से बात करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होते। वो अभी भी इस उम्र में भी अगर कहीं जाते हैं तो वो जनता के बीच ही बैठते हैं, जनता से रूबरू खुद बहुत नज़दीक से होते हैं, बात करते हैं दिल से, मतलब दिल से वो बात करते हैं, दिल से लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन जानते हैं, उनका जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि लालू यादव इसलिए पसंद करने के लायक नहीं है क्योंकि उनके समय में अपराध काफ़ी बढ़ गया था, जंगल राज का श्रेय दिया गया, उनके समय में भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ, और वैसे वे व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि हमारे आदर्श हैं। देखिए, ये तो कहने के लिए है, लेकिन आप भी मीडिया भाई हैं, आप भी ग्राफ देखते होंगे। उस ईयर का भी ग्राफ उठाइए और अब का ग्राफ उठाइए, देखिए कि जो किसमें अपराध बढ़ा है। ग्राफ का क्या कहती है कि लालू जी के समय में अपराध ज़्यादा था या अभी के समय में अपराध ज़्यादा है? अच्छा, नीतीश कुमार आपको बता देगी। ग्राफ आप बताना चाह रहे हैं, ग्राफ के हिसाब से देख लीजिए अपराध किस समय बढ़ा। जी, चलिए ठीक है, ये आपका जवाब है। ये बात बताइए कि लालू जी को आप पसंद करते हैं, अंबेडकर जी को पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को लोग विकास पुरुष कहते हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, वो विकास पुरुष थे, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो विकास पुरुष नहीं है, अब वो बोलना तो नहीं चाहिए, अब वो पिछलगवा नेता हो गए। पिछलगवा नेता हो गए? जी, वो अपने, उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। वो अपने मन से क्या करते हैं? बिहार में कुछ भी नहीं करते हैं। उनको जो आती है, जो अभी वो बीजेपी के अंदर चले गए हैं, जो बीजेपी के नेता होते हैं जो कहते हैं वही करते हैं, उनसे वो घिरे हुए हैं। अभी देखिए, मंत्री पद 7 को बीजेपी वाले फिर से बढ़ गए। इनका ये मुख्यमंत्री, इनका 13 है, उनका 21 है।
तो इनका कैसे काम कार्यकलाप होगा? ये तो बीजेपी वालों ने कर रहे हैं, उन्हें जो कहते हैं वो करते हैं। यानी कि अब वो विकास पुरुष कहना नहीं, अब वो विकास पुरुष, उनकी उम्र भी आ गई है, उनका देखते होंगे कि वो उम्र के हिसाब से उनका हमेशा देखते होंगे कि जो जुबान फिसलते रहती है, जुबान भी फिसलता है और उनका एक्टिविटी भी कुछ इधर से उधर ये होते रहते हैं। क्या लगता है मानसिक संतुलन ठीक है ना उनका? नहीं, ये उम्र का प्रभाव है, ये उनकी उम्र हो गई, अब रिटायरमेंट लेने की हो गई है, वो अब उन रिटायरमेंट ले राजनीतिक से और घर में आराम। रिटायरमेंट लेने से उनका सम्मान बढ़ जाएगा या फिर पद पर रहने से सम्मान बरकरार है? जी देखिए, वो अपने कार्यकाल रिटायरमेंट तो लेना चाहिए, रिटायरमेंट लेने से जो सम्मान है उनका वो बना रहेगा। अगर नहीं लेंगे रिटायरमेंट तो उनके सम्मान में जबरन उनको घसीट के उतारा जाएगा तो सम्मान में गिरावट होगी। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं? अगर जबरन उनको कुर्सी से, अभी तो वो सिर्फ कुर्सी पे एक मुखौटा है, अभी भी तो वो एक मुखौटा है, अभी भी मतलब कुर्सी के लायक वो नहीं है, वो मुखौटा बने हुए दूसरे व्यक्ति चला है। हाँ, रिमोट किसी और के हाथ में है। ये सब जानकारी आपको कैसे पता चला कि रिमोट किसी और के हाथ में है? अरे आप लोग भी देखते होंगे, सब चीज़ के माध्यम से देखते हैं, महसूस कर रहे हैं, फील महसूस कर रहे हैं। माहौल जो बिहार की जो तरक्की थी उनके 10 साल जो शुरुआत में उन्होंने किया, लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं। पहले ना आदमी को रोज़गार मिल रहा है, ना क्या कहते हैं रोज़गार मिल रहा है इन्हीं को, ना ही कोई योजना धरातल पे चल रही है अच्छे से। और क्या कर सकते हैं, आम जनता को कोई कुछ भी लाभ मिल रहा है? कोई लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई लाभ नहीं। ये आपका कहना है कि नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, है ना, और बाकी जिम्मेदारी जो है और लोगों को छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी जी को अच्छा मानते हैं आप? तेजस्वी जी को अच्छा मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल अच्छे नेता हैं, युवा हैं। आप उनके 17 महीने के कार्यकाल को देखें, उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए। हाँ, बिल्कुल अच्छे नेता हैं, युवा हैं। आप उनके 17 महीने के कार्यकाल को देखें, उन्होंने क्या किया है बिहार के लिए। उन्होंने जब ये घोषणा की थी पिछले साल की, तो हमारे सारे जो उनके विरोधी पार्टी थे, जैसे हमारे बीजेपी वाले हो गए, जदयू वाले हो गए, वो लोग कहते तो अपने बाप के यहाँ से लाएंगे, लेकिन 17 महीने में उन्होंने 10 लाख का वादा किया, 5 लाख को तो नौकरी दिया। अगर उन्होंने 5 वर्ष होता तो 15 लाख भी होते। रोजगार तो दिया उन्होंने। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि वो कहाँ से देगा, हम दिए। देखिए, आप तो उससे भी पहले थे ना, आप तो मुख्यमंत्री थे उससे पहले, तो फिर क्यों नहीं दिए? फिर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? 17 महीना के बाद कार्यकाल पे आप है तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार दीजिए। अच्छा, फिर देना चाहिए देना। जब आप कह रहे कि हम दे रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको काम ही करने नहीं दे जा रहा है, आप काम ही नहीं करेंगे। हमारे ये मोदी सरकार में बताइए कितने रोजगार मिले हैं। लेकिन जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि सरकार कोई काम नहीं करती है, लेकिन जीत जा रही है, ये तो फिर सोचने वाली बात है। देखिए, जीत जा रही है, इस बार देखिए जीत का परसेंटेज घटते जा रहा है ना, आदमी अब एक्टिव होते जा रहा है, आदमी को समझ में आने लगा है इनके कार्यकलाप को, बीजेपी वाले और जदयू वाले के कार्यकलाप, एनडीए के कार्यकलाप को आप लोग समझने लगे हैं कि इनकी क्या मंशा है। अच्छा, लास्ट में आप हमको ये बताइए, एक सवाल है हमारा लास्ट में। तेजस्वी यादव ने ये घोषणा कर दिया है कि माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये हम सभी महिलाओं को मंथली देंगे। इसका क्या असर दिखता है ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं में? इसको लेकर के कुछ चर्चा होती है? हाँ, होती है। सभी महिलाएं लोग कहती है कि जब हम लोग को 2500 रुपये मिल जाएंगे तो कम से कम हम लोग को जीने का एक आधार मिल जाएगा। गरीब लोगों को तो बहुत सा 2500 रुपये में अगर महिलाएं को मिल जाए तो उनको एक जीने का आधार मिल जाएगा। तो लगता है कि इसके भरोसे सरकार बन जाएगी, उनको वोट मिलेगा? सिर्फ इन्हीं के भरोसे नहीं, उनके कार्यकलाप को भी देखा जाएगा। वो युवा है, उनमें कार्य करने का क्षमता है उनमें, इसीलिए उन पर विश्वास कर लोग इस बार महागठबंधन की ओर जाएंगे। महागठबंधन की ओर जाएंगे जी। लेकिन देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं महागठबंधन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर टिकट आपको नहीं मिलता है तो उसी जनता के बीच आप जब निर्दलीय जाएंगे तो फिर आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। मैं किसी नेता का कोई विरोध नहीं करता हूँ। मैं नेता का विरोध करके, मैं जनता का जो समस्याएं हैं, जो जनता खुद अपने चुनेगी कि कौन मेरा नेता होगा, मेरे आपके बोलने से या करने से जनता जिन्हें चुनेगी वो, उनकी किसी का बुराई करके या किसी का नहीं बुराई कर रहे हैं, नहीं, वो जनता खुद जानती है। लग रहा है कि हम जो बात फैक्ट है वही कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो जनता जानती है कि क्या वो है, वो हम लोगों का जज है, हम लोगों का वो भगवान है, वो ही लोकतंत्र का मालिक जनता हाँ, होती है।
तो जनता जो चाहेगी, जनता जो चाहेगी होगा। वही होगा। चलिए साहिल सौरभ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है कोसी आलोक को और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने की हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल सौरभ जी जो कि बहुत ही चर्चित शख्सियत बूचन यादव के पुत्र हैं और राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। इन्होंने घोषणा कर दी है कि बिहारीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। टिकट इनको महागठबंधन के किसी पार्टी से मिलती है तो उस टिकट पे लड़ेंगे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो ये निर्दलीय उतरेंगे मैदान में, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। खास बात इन्होंने ये कही नीतीश कुमार को अब कम से कम रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और इनका सबसे पसंदीदा जो नेता है, एक नंबर पर आते हैं अंबेडकर जी, दूसरे नंबर पर लालू जी। दोनों को ये गरीबों का मसीहा मानते हैं। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।